हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको देश के किसी भी कोने में कहीं भी प्राइवेट कॉलोनी में, सरकारी में, या कोई प्राइवेट बिल्डर कोई कॉलोनी काट रहा है, उसमें अगर आपको प्लॉट लेना है तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्लॉट लेते टाइम सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन देखनी चाहिए, उसकी स्थिति, कहाँ पर वो प्लॉट है, किस फेस का है, ईस्ट फेस का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है। साउथ फेस का अगर हो तो साउथ फेस का प्लॉट हमें अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साउथ फेस के प्लॉट में दिक्कत क्या आती है, जब हम वहाँ पे मकान बना लेंगे और जो 1-2 बजे के बाद सूरज की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो सबसे खतरनाक होती हैं, वो सीधी उसी आदमी के घर में जाती हैं जिसका साउथ फेस होता है। और वैसे भी साउथ फेस की वैल्यू सबसे कम होती है, इसको डेड लोकेशन माना जाता है। चाहे आपकी लोकेशन वैसे प्राइम हो, लेकिन अगर उसका फेस साउथ है उस मकान का या प्लॉट का, तो वो डेड लोकेशन में उसको कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें साउथ फेस का प्लॉट हम ना लें। दूसरी बात, हम जो प्लॉट ले रहे हैं क्या वो कॉर्नर का है, क्या ईस्ट फेस है, क्या पार्क फेसिंग है। अगर वो ईस्ट फेस का है, कॉर्नर का है और पार्क फेसिंग है, तो अगर उसमें ये उसको बोलते हैं पीएलसी, प्राइम लोकेशन चार्जेस। अगर वो सिर्फ कॉर्नर का भी है और ईस्ट फेस है तो उसमें लगभग 10% एक्स्ट्रा हमारे पैसे उसमें लगेंगे, क्योंकि वो पीएलसी बोलते हैं, प्राइम लोकेशन चार्जेस। हम प्राइम लोकेशन का ले रहे हैं, वो अगर आप ले लेंगे, आज 10% ज़्यादा ले लेंगे, फ्यूचर में आपकी वैल्यू उसकी और मकानों से, उसी लाइन के मकानों से 25 से 30% ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके सामने पार्क भी है तो कुछ पीएलसी और भी लगेगी उसमें, हो सकता है 5-4% और उसमें ऐड हो जाए। वो डिपेंड करता है कि हम उस टाइम क्या बार्गेनिंग, किससे हम खरीद रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम कितनी बार्गेनिंग कर पा रहे हैं और किस रेट में हम उसको ले रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले जब आप लोकेशन देखने जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप नक्शे में ले लें। मैंने ऐसा भी देखा है कि यहाँ पे बहुत से कॉलोनाइजर बिल्डरों ने क्या किया, नक्शे में दिखा दिया कॉर्नर का प्लाट है, भी वो कॉर्नर का ही, लेकिन वो कॉर्नर है नाले का। सारे शहर का गंदा नाला जहां जाके खत्म हो रहा है और वहीं के साथ जहां से उसकी कॉलोनी शुरू हुई, इधर नाला है, इधर उसने कॉर्नर बना दिया। नक्शे में कॉर्नर दिखा दिया, नक्शे में वो नाला दिखाया ही नहीं। अब जब आप मौके पे हम वहां पे जाएंगे तो वहां पे तो नाला है तो वो कॉर्नर, वो तो सांपों का कॉर्नर है, वहां तो सांपों का हेडक्वार्टर है, वो तो सारे शहर के अंदर वहीं पे सांप पैदा होते हैं, वहीं जो सीधे उसके घर में घुसेंगे, उस कॉर्नर के घर में। तो ये आपको ये चीज भी देखनी चाहिए, सिर्फ नक्शे के ब्याह पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन नक्शा भी जरूर देख लेना चाहिए लोकेशन देखने के बाद। कई बार ऐसा होता है, प्राइवेट बिल्डर ज्यादातर ऐसा करते हैं कि नक्शे में तो पूरा एक्यूरेट वो दिखाते हैं, मौके पे क्या होता है, ईस्ट फेस का प्लॉट है भाई, सामने पार्क है। अब हमने क्या किया, हमने प्लॉट ले लिया, सामने हमारे पार्क थी, पीएलसी ली नहीं ली कोई बात नहीं, हमने तो पार्क देख के ले लिया ना। बाद में वो करते हैं, उस पार्क में किसी को नर्सिंग होम को बेच दिया, अभी तो पार्क बना रखी है, बाद में हो सकता है उसमें नक्शे में प्लॉट हो, बाद में उसमें प्लॉटिंग कर देंगे, या किसी नर्सिंग होम को बेच देंगे, उस हमारे घर के सामने हॉस्पिटल ही खुल जाएगा, या किसी मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, उसको बेच देते हैं। इस तरह की चीटिंग ये ज्यादातर प्राइवेट कॉलोनाइजर इस टाइप का काम करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो प्लॉट आप ले रहे हैं उसकी लोकेशन देखें, एट प्रेजेंट उसकी स्थिति देखें, कहां पे है, आज की डेट में क्या है उसके सामने, और फिर वो नक्शा देखें उस कॉलोनाइजर का, कि उस नक्शे में जरूर पाएगा वो। अगर वहां पे कोई बिल्डिंग आनी है, प्लॉट आने हैं, फ्लैट आने हैं, विला आने हैं, या कुछ भी आना है, नर्सिंग होम आना, वो उसमें है, लेकिन मौके पे उसने वो पार्क बना के छोड़ दिया, क्योंकि अभी उसको बेच नहीं रहा, उसने पार्क बना दिया, हमने देख लिया। ये चीजें हमें सबसे पहले प्लॉट लेने से पहले ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। ये भी देख लेना चाहिए कि कई बार जैसे जो हम प्लॉट खरीद रहे हैं, उस प्लॉट में आज की डेट में कोई गाय भैंस तो नहीं बंद हुई, किसी का ट्रैक्टर ट्रैली तो नहीं खड़ा हुआ, इंटेंशली या नॉर्मल वैसे खड़ा कर दिया उसने, खाली पड़ा है। कई बार ऐसा भी होता है 2-3 गज उसकी जगह भी दबी रहती है साथ वाले के प्लॉट के साथ या मकान के साथ, वो कई बार इंटेंशली दाब लेता है, कई बार वैसे ही वो सोचता है यार ये तो है ही नहीं, चल कोई बात नहीं। आप उसको खरीदने से पहले उस आदमी को बोलो भैया ये कब्जा खाली करवाओगे तो मैं लूंगा, इस सामान को यहां से हटवा दो,
ये खड़ा नहीं पाना चाहिए, मैं 2 4 5 दिन देखूंगा कि यहाँ पे ये खड़ा है क्या नहीं खड़ा है, नहीं खड़ा होगा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो मैं लूंगा नहीं। बस अब ये चीज जब हमारी क्लियर हो जाएगी, हमने अच्छे से देख लिया। एक चीज और देखनी है उसमें, जहां पे हम प्लॉट ले रहे हैं वहां पे बिजली पानी सीवरेज है या नहीं, ये देखना है। अब बिजली पानी सीवरेज भी है, आपको ये भी देखना है एसटीपी तो नहीं है पास में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। भाई एसटीपी तो लगा हुआ, वो अच्छा है हमारे लिए, उस कॉलोनी में लगा, लेकिन अगर वो हमारे घर के पास है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो हमें सारी उम्र उसमें बदबू में ही रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वहां पे स्मेल आती है। और उसकी वैल्यू भी उस प्लॉट की, मकान की, दुकान की, जो भी हम खरीदेंगे, जो भी हम वहां बनाएंगे, उसकी वैल्यू बाजार से 50% कम है। और वो पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, जब कभी हमें बेचना होगा हम सोचे इससे बड़ा बना लें, वो एसटीपी के साथ नहीं बिकेगा, वो बहुत नामुमकिन हो जाएगा एक किस्म का, क्योंकि वो डेड लोकेशन मानी जाती है, डेड से भी डेड। तो आपको सबसे पहले वहां पे जाके, जब मौके का मुआयना करेंगे, आप जाके देखें वहां पे पास में कोई एसटीपी का प्लांट तो नहीं है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हो तो आप उसको ओके करें। उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज देखने के बाद आपको टाइटल देखना है, जिस आदमी से आप खरीद रहे हो क्या प्रॉपर्टी आज की डेट में उसके नाम है, क्या वो अगर उस कॉलोनी से, कॉलोनाइजर से उसने खरीदा है तो उसके नाम अलॉटमेंट लेटर होगा, लीगल कॉलोनी होगी तो, इनलीगल कॉलोनी होगी तो रजिस्ट्री होगी, इंतकाल होगा, वो सारे पेपर टाइटल आप उसका चेक कीजिए। और उसके बाद उस आदमी से 3 आईडी मांगिए जिससे आप डील कर रहे हैं, एक उससे आधार कार्ड, एक वोटर कार्ड और एक राशन कार्ड। राशन कार्ड जो होगा, जिस किसी आदमी से हम प्लॉट खरीदने हैं, कोई 2 4 लाख रुपए का तो प्लॉट है नहीं, 10 20 लाख रुपए का होगा, तो स्वाभाविक बात है जो 20 30 लाख रुपए की चीज की खरीद फरोख्त कर रहा है, वो राशन डिपो से राशन नहीं लेता होगा, तो उसका राशन दोबारा उसने नहीं बनवाया होगा, लेकिन पुराने टाइम में, क्योंकि आज से 15 साल पहले आईडी के तौर पे राशन कार्ड ही चलता था, तो उसके पास राशन कार्ड जरूर पाएगा। तो उसका वो बहुत पुराना होगा, वो उसको डुप्लीकेट नहीं बनवा सकता, आप उसको ओरिजिनल उसको चेक कीजिए, उसमें उसकी फोटो लगी पाएगी। उसके बाद आप उसका वोटर कार्ड देखिए। अब वोटर कार्ड क्या है कि हाँ, कोई 18 साल का लड़का तो हमारे साथ डील नहीं कर रहा है, जिसके साथ हम डील कर रहे हो 30 35 साल का तो होगा, मैच्योर होगा, जो कोई खरीद बेच कर रहा है, तो उसका जो वोटर कार्ड होगा 18 20 साल पहले बना होगा, 15 साल तो कम से कम उसका पहले बना ही पाएगा। उसको देखिए, उसमें उसकी फोटो देखिए, उसके बाप का नाम चेक कीजिए, वोटर कार्ड में भी, राशन कार्ड में भी, और फिर आधार कार्ड का तो जन्म हो चुका है पिछले 5 7 साल में, उसका आधार कार्ड भी सबसे बड़ी चीज है। अब उसका आधार कार्ड भी देखिए, उसमें उसकी फोटो देखिए, तीनों फोटो को आपस में मैच कीजिए और उस आदमी को मैच कीजिए उस फोटो के साथ जो आपके सामने बैठा है डील करने के लिए। अब जो उसके पास रजिस्ट्री है, तो उसको रजिस्ट्री को देखिए, पढ़िए, समझिए, और उसके लास्ट पेज पे, बैक वाले पेज पे चले जाइए और उस पे उसकी फोटो लगी पाएगी। अगर उसी आदमी के नाम रजिस्ट्री है तो उस फोटो को और उस आदमी की शक्ल को मैच कीजिए। जब ये सारी चीज आपस में मैच होगी, आपको पक्का कंफर्म हो गया कि हाँ ये इसी आदमी की है ये प्रॉपर्टी, तो आप उसके साथ डील कर सकते हैं। आप उसकी लीगल रिपोर्ट भी ले सकते हैं। अब जैसे बैंक लेते हैं, ज्यादातर बैंक जब भी लोन देते हैं तो वो उसकी एक लीगल रिपोर्ट बनवाते हैं, एक वकील होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में वकील होते हैं, आप भी उस वकील को फीस देके उसकी लीगल रिपोर्ट बनवा सकते हैं। वो सारी उसकी पिछली जितनी भी कन्वर्स डीड होगी, रजिस्ट्री होगी, जो भी इंतकाल, जितने भी दर्ज होंगे, अगर कच्ची कॉलोनी है तो वो निकलवा के उसको लीगल तरीके से आपको उसकी रिपोर्ट बना के दे देगा कि ये पाक साफ है, इसके ऊपर कोई लोन नहीं है, वो आपको उसके बारे में क्लियर कर देगा। जब ये सारी बातें क्लियर हो जाए तो आपको सबसे पहले उसके साथ करना है इकरारनामा, मतलब बयाना, मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जिस जिस शर्तों पे हम एग्री हुए हैं कि हम इतने का लेंगे, इतने महीने में पैसे देंगे, इतना पैसा पहले देंगे, इतना पैसा फाइनल पेमेंट पे देंगे, वो सारी बातें रिटर्न में करनी है, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। हरियाणा में उसको बयाना बोलते हैं। आप उसके साथ बयाना कीजिए लीगल। और एक बात ध्यान रखने योग्य है कि बयाने के पैसे आप उसको या चेक से दीजिए, आरटीजीएस कीजिए, नेफ्ट कीजिए, आईएमपीएस कीजिए, इस तरीके से लीगल तरीके से आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। बयाना करने के बाद फिर आप रजिस्ट्री का जब टाइम रख लेंगे, उस ड्यूरेशन में आप और भी अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। और फाइनल पेमेंट जब रजिस्ट्री का टाइम आएगा, आप उसको रजिस्ट्री की पेमेंट कर दीजिए। और रजिस्ट्री होने के बाद अगर आपने किसी कॉलोनाइजर का, हुड्डा का, डीडीए का, इनका किसी का फ्लैट, मकान, दुकान या प्लाट की जैसे हम बात कर रहे हैं लिया है, तो उसको उस अथॉरिटी में जाके अपने नाम ट्रांसफर करवाइए। और अगर आपने कच्ची कॉलोनी में लिया है, ले भी लिया है, तो आप उसकी रजिस्ट्री करवाने के बाद उसका इंतकाल जरूर दर्ज करवाइए। इंतकाल दर्ज होने के बाद आपके पास पूरे मालिकाना हक हो जाएंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।